Hello friend, this is Rashmi. Today we will discuss economics multiple choice questions. Let's begin. The first question is the national income of a country for a given period is equal to the first the total value of goods and services produced by the nationals. 2. The sum of the total consumption and investment expenditures. 3. The sum of the personal income of the individual. 4. Money value of final goods and services produced. I think you have given the answer. The answer is 4. Money value of final goods and services produced. ओके तो नेशनल इनकम किसी कंट्री का कैलकुलेट होता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. In the chapter National Income Accounting, you have read about different accounting method for calculating national income. GDP, gross domestic product, then GNP, gross national product, then GNI, gross national income, then NDP, that is national domestic product, then NNP, net national product, then NNI, net national income. GDP is actually the final goods and services produced in a country. When GDP is added with net factor income from abroad, जब हम लोग GDP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब होता है कि जो भी इंडियन बाहर जाकर जॉब करते हैं तो उनकी जो इनकम होती है जब हम अपने GDP में उसको ऐड कर लेते हैं. GDP एक्चुअली जब जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे अपने कंट्री बाउंड्री में बन रही है उसको कहते हैं. और जब हम उसमें बाहर जो भी इंडियंस गए हैं उनकी रेमिटांसेस, उनकी सैलरी, उनकी इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो बन जाता है GNP. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब है कि जो भी इंडियन बाहर जाकर जॉब करते हैं उनके इनकम में अगर हम लोग माइनस कर दें जो भी फॉरेनर्स इंडियन लैंड पे जॉब कर रहे हैं और इंडिया से बाहर जाने वाले हैं उनकी इनकम, तो जो हमें मिलता है उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. नेट नेशनल प्रोडक्ट एक थर्ड कॉन्सेप्ट है, जरा उसको समझते हैं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम लोग माइनस कर देंगे डिप्रिशिएशन का मतलब होता है मेंटेनेंस कॉस्ट. किसी भी चीज़ को रखने का उसका मेंटेनेंस लगता है, उसको रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है. तो ऐसे में जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिशिएशन माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये तीनों याद है तो आपका बेसिक क्लियर है. ग्रॉस नेशनल इनकम एक्चुअली GDP से डिफरेंट होता है. ग्रॉस नेशनल इनकम में हम लोग FDI को भी कैलकुलेट करते हैं जो कि GDP में नहीं किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली करेक्ट. 1. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. 4. The gross domestic product is equal to national income. The answer is when net factor income from abroad is zero, then gross domestic product is equal to gross national product. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे कह रहे हैं नेट फैक्टर इनकम जीरो है तो ऐसे में GNP इक्वल टू GDP हो जाएगा. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Which of the following statement about the gross value added method of GDP calculation is correct? It is the method for calculating GDP at basic prices. B. It gives a picture of economic activities in a country from producer side. इसका आंसर होगा it is a method for calculating GDP at basic prices. A. And it gives a picture of economic activities in a country from producer side. इसका आंसर है both A and B. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड
इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में जनवरी 2015 बाय सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंट्रोड्यूस किया गया है कैलकुलेट करने के लिए हमारा नेशनल इनकम को। जीवीए एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है बेसिक प्राइस में, जो कि है 2011 से 2012। जीवीए इंट्रोड्यूस्ड क्यों किया गया उसको समझने के लिए पहले जीवीए को देखते हैं। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। जब जीडीपी में ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी एक्चुअली इक्वल होता है जीवीए प्लस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जब जीडीपी में से जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस एंड सब्सिडीज, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो एक कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। जब हम लोग ग्रॉस जीडीपी में टैक्सेस और सब्सिडीज हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज जीवीए। यानी कि ये जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, क्योंकि ये डिफाइन करता है प्रोड्यूसर साइड को एंड हेल्प द पॉलिसी मेकर टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू अ पार्टिकुलर सेक्टर। और इकॉनमी पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाता है तो पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है और कौन सा नहीं, और उसे इंसेंटिव्स दी जाती है। जीवीए को कह सकते हैं फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्लियर पिक्चर देता है इनकम का बाय डिटेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट। क्वेश्चन नंबर 4, if a citizen of India works in Dubai, the wages he or she earn will be included in 1. Dubai's GDP, 2. India's GDP, 3. Dubai's GNP, 4. India's GNP. A 1 and 4, B 2 and 3, C 1 and 3, D 2 and 4. इसका आंसर है A 1 and 4। इफ़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वर्क्स इन दुबई, तो दुबई के जीडीपी में इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 1 तो होगा, और इंडिया के जीएनपी में कैलकुलेट किया जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, क्योंकि हमने देखा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, recent disaster COVID-19 led to decline in the national income. Which of the following factor may limit the growth of the national income? 1. Surplus of unskilled labor, 2. Unstable government, 3. High percentage of foreign portfolio investment in the economy. Answer is 1 and 3 only. सरप्लस ऑफ अनस्किल्ड लेबर या फिर स्किल लेबर दोनों ही इकॉनमी के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मोबिलाइज करते हैं, वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इकॉनमी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अनस्टेबल गवर्नमेंट सुटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर है 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, recent initiative of government to provide economic package to MSME will lead to 1. Increase in the production, 2. Provide financial assistance to economically weaker section, 3. Curb the consumption expenditure, 4. Create deflation in the price of goods. Answer is 1 and 2 only, option number C. Recent announcement of 20 crore economic package to MSME actually leads to increase the production. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको किया गया है, फिनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजप्शन कभी भी कर्व नहीं होगा, कंजप्शन एक्चुअली बढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सो ए इज़ रॉन्ग, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी सी डी। डी को देखते हैं, क्रिएट डिफ्लेशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। एक्चुअली जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कभी नहीं होगा, क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा ऐसे में, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सो द आंसर इज सी 1 and 3, 1 and 2 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement appropriately describe the fiscal stimulus? 1. It is a massive investment by the government in manufacturing sector to ensure the supply of goods to meet the
demand surge caused by rapid economic growth. 2. It is an intense affirmative action of the government to boost economic activities in the country. यहाँ पे mistake हो गया. 3. It is an government intense action of financial institution to ensure disbursement of loan to agriculture and allied sector to curb food inflation. 4. It is an extreme affirmative action by the government to pursue the policy of financial inclusion. तो इसका आंसर है 2. It is an intense affirmative action of the government to boost economic activities in the country. ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी सीएससी 2012 में प्रीली में आ चुका है. फिजिकल स्टिमुलस किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statement is not correct about World Health Organization? 1. World Health Organization is a specialized agency of United Nations established in 1948, headquartered in Geneva. 2. Funding of WHO is relied only on the member of state. The answer is 2 only. The question I asked about not correct. तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नॉट पे ध्यान देते हैं. यहाँ पे पूछ रहा है कि WHO की फीचर्स क्या नहीं है या क्या गलत है इसमें. तो WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर इसका जनेवा. और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि फंडिंग ऑफ WHO रिलाइट करता है सिर्फ उसके मेंबर स्टेट पे नहीं. एक्सप्लेनेशन. द WHO relies on the contribution from member state and private donor for funding. Source Wikipedia. Question number 9. Open economic system are those where consumers have the choice to purchase both foreign and domestic goods. 2. Investors can invest in both domestic and foreign assets. 3. Firms can choose where to locate production and workers to choose where to work. Option are 1, 1 only, 2, 2, 1 and 2 only, 3, 2 and 3 only, 4, 1, 2, 3 only. Answer is 4, 1, 2, 3. Open economic system are those where consumers have the choice to purchase both foreign and domestic goods. Investor can invest in both domestic and foreign assets. Firms can choose where to locate production and workers to choose where to work. Question number 10. Recent COVID-19 pandemic has resulted in rise in unemployment due to possibility of community transmission. Which type of unemployment best describe the given situation? Seasonal unemployment, structural unemployment, cyclical unemployment, frictional unemployment. The answer is cyclical unemployment. If you have any confusion, you can able to comment on the comment box. Okay. Let's see what are the type of unemployment. The first one is the structural unemployment, then cyclical unemployment, then frictional unemployment, seasonal unemployment, and disguised unemployment. According to NCERT, there are 5 types of unemployment mentioned there. Structural unemployment is due to the mismatch of skill required and demand of the certain skill. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई क्योंकि जो स्किल उसकी चाहिए, स्किल रिक्वायर्ड है जो फॉर्म के लिए, वो अवेलेबल नहीं था ह्यूमन लेबर में, अनस्किल लेबर में, इसलिए उनकी जॉब चली गई. तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मिसमैच ऑफ स्किल रिक्वायर्ड एंड द डिमांड ऑफ द सर्टन स्किल. फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन है जब कोई इंसान जॉब चेंज करता है तो उसमें बीच में गैप लेता है. ऐसे में जो गैप पीरियड होता है उसमें उसके पास जॉब नहीं होती है, उसको कहते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन है जब इकॉनमी में अप एंड डाउन होता है, तो ऐसे कंडीशन में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है. और इसका एग्जाम्पल है इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930s. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक पार्टिकुलर सीजन में ही वो पर्सन एम्प्लॉयड होता है और एक पार्टिकुलर सीजन में अनएम्प्लॉयड रहता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पर्सन सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली ही इज़ नॉट. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में टोटल लेबर चाहिए 3, लेकिन क्योंकि फैमिली मेम्बर 5 है तो पाँचों काम करते हैं. लेकिन जो 2 पर्सन है उसकी इफ़िशेंसी, प्रोडक्शन इफ़िशेंसी 0 है.
तो ऐसे में उसका वो दिख तो रहा है एम्प्लॉयड लेकिन एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है। इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस mock test cover first national income accounting NCERT class 12th, economic system NCERT class 12th, recent economic current affair The Hindu newspaper, unemployment chapter NCERT class 11th. Okay, thank you. If you like my channel, please subscribe, and other videos are available in the description box. Please check that. Thank you.